चलिए आज एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जो चुपचाप मतलब हमारे चारों तरफ सब कुछ बदल रही है। गूगल मैप से लेकर नई दवाइयां बनाने तक। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स या GNNs की। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इसके कोर कॉन्सेप्ट्स और इसके ज़बरदस्त असर को समझाते हैं। तो हमारा मिशन सिंपल है, ये समझना कि ये GNNs आखिर हैं क्या, AI की दुनिया में इन्हें लेकर इतना बज़ क्यों है और ये असल में काम कैसे करते हैं। बिल्कुल, और ये बस मतलब बिल्कुल जायज़ है। देखिए, मशीन लर्निंग ने हमें डेटा से कमाल की चीज़ें निकालना सिखाया है। हाँ। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम हमेशा से रही है। क्या? असली दुनिया का डेटा साफ सुथरी टेबल्स में नहीं आता। वो बिखरा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक नेटवर्क की तरह। सालों तक हमारे सबसे पावरफुल डीप लर्निंग मॉडल्स भी इस तरह के रिलेशनल डेटा को समझने में स्ट्रगल करते थे। अच्छा। GNNs इसी गैप को भरने के लिए बनाए गए हैं। इनका काम ही कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स के जाल को समझना है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बस ये साफ कर लेते हैं। जब हम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो हम बार चार्ट्स या पाई चार्ट्स की नहीं बल्कि नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं, मतलब नोड्स और एजेस। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, नेटवर्क, इसमें दो मेन चीजें होती हैं। नोड्स, जो अलग अलग इकाइयां हैं, और एजेस, जो इन इकाइयों के बीच के संबंध को दिखाते हैं। राइट। सोशल नेटवर्क सबसे आसान उदाहरण है। हर व्यक्ति एक नोड और उनकी दोस्ती एक एज। बिल्कुल, और इन संबंधों को गणित में एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स से दिखाते हैं, जो बस ये दिखाता है कि कौन सा नोड किससे जुड़ा है। यहां पर यह चीज वाकई दिलचस्प हो जाती है। सोर्सेज में टाइटैनिक के डेटा सेट का एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। वो तो एक सामान्य टेबल की तरह दिखता है, यात्रियों के नाम, उम्र, टिकट वर्ग वगैरह। जी। इसे ग्राफ में कैसे बदला जा सकता है? ये एक शानदार उदाहरण है कि ग्राफ छिपे हुए पैटर्न को कैसे उजागर करते हैं। उस टेबल में हम हर यात्री को एक नोड बना सकते हैं। ओके, फिर हम उनके बीच संबंधों के लिए एजेस बना सकते हैं। जैसे एक ही परिवार के सदस्य थे क्या? पति पत्नी, भाई बहन। या शायद एक ही केबिन शेयर कर रहे थे। हाँ, या वे लोग जो एक ही केबिन साझा कर रहे थे। अचानक हमारे पास सिर्फ एक लिस्ट नहीं बल्कि एक पूरा सोशल नेटवर्क है। अब हम देख सकते हैं कि क्या बड़े परिवार एक साथ बच पाए। अच्छा, तो आप उस सपाट टेबल को एक 3D सोशल मैप में बदल रहे हैं। एग्जैक्टली। और अब हम ये भी देख सकते हैं कि क्या कुछ सामाजिक समूहों के बचने की संभावना ज्यादा थी। ये वो जानकारी है जो एक टेबल में आसानी से नहीं दिखती। तो ये साफ है कि डेटा को ग्राफ की तरह देखना कितना पावरफुल है। अब आते हैं GNNs पर। ये इस ग्राफ बेस्ड डेटा से सीखते कैसे हैं? ऐसा क्या खास है इनमें? GNNs का जो सबसे बड़ा सुपर पावर है ना, वो है कि वे परम्यूटेशन इनवेरिएंट होते हैं। परम्यूटेशन इनवेरिएंट, ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। हाँ, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। सोचिए, एक सोशल नेटवर्क में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दोस्तों की लिस्ट में मेरा नाम पहले लिखते हैं या आपका। सही बात है, कनेक्शन तो वही रहेगा। कनेक्शन तो वही रहता है। GNNs इस बात को समझते हैं। नोड्स को ऑर्डर बदलने से उनका आउटपुट नहीं बदलता। ये छवियों या टेक्स्ट जैसे डेटा से बहुत अलग है, जहां पिक्सेल या शब्दों का क्रम बहुत मायने रखता है। हाँ, बहुत मायने रखता है। ठीक है, ये बात समझ आई। लेकिन वे इस नेटवर्क की जानकारी को प्रोसेस कैसे करते हैं? लर्निंग मैकेनिज्म क्या है? सोर्सेज में मैसेज पासिंग का जिक्र बार बार हुआ है। हाँ, मैसेज पासिंग ही GNNs का कह लीजिए दिल है। इसकी एनालॉजी एक गांव में खबर फैलने जैसी है। मान लीजिए नेटवर्क का हर नोड एक व्यक्ति है और उसे सिर्फ अपने सीधे पड़ोसियों के बारे में पता है। ओके। मैसेज पासिंग के पहले राउंड में हर नोड अपने पड़ोसियों से जानकारी इकट्ठा करता है, तो अब उसे वो सब पता है जो उसके दोस्तों को पता है। अगले राउंड में वो अपने पड़ोसियों से फिर से जानकारी इकट्ठा करता है, जिन्हें अब अपने पड़ोसियों की जानकारी भी मिल चुकी है। मतलब ये एक तरह से गॉसिप जैसा है। हर राउंड के साथ एक नोड को अपने से 2 कदम फिर 3 कदम दूर के नोड्स के बारे में भी जानकारी मिलने लगती है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। हर लेयर के साथ एक नोड का जानकारी का दायरा बढ़ता जाता है। कुछ लेयर्स के बाद हर नोड के पास न सिर्फ अपनी लोकल जानकारी होती है बल्कि पूरे नेटवर्क की संरचना की एक समझ होती है। वाह, ये सुनने में तो बहुत प्रभावशाली है। सोर्सेज में कुछ असल दुनिया के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि पिंटरेस्ट। हाँ, पिंटरेस्ट एक बेहतरीन केस स्टडी है। वे पिन और बोर्ड के बीच संबंधों को समझने के लिए GNN का उपयोग करते हैं। पिन्स यानी तस्वीरें और बोर्ड्स यानी कलेक्शंस। बिल्कुल, ये एक खास तरह का ग्राफ है जिसे बायपार्टाइट ग्राफ कहते हैं, जहां पिन केवल बोर्ड से जुड़ते हैं
और बोट केवल पिनसेज नाम के अपने जीएनएन मॉडल का उपयोग करके पिंटरेस्ट ने ये बेहतर ढंग से अनुमान लगाड़ा कि कौन से पिन किसी यूजर को सुझाए जाने चाहिए। और इससे उनके रिकमेंडेशंस की क्वालिटी बहुत बढ़ गई होगी। बहुत ज्यादा। सोर्सेज के मुताबिक यूजर की सहभागिता में 30% की वृद्धि हुई। और ये सिर्फ रिकमेंडेशंस तक ही सीमित नहीं है ना, इसका उपयोग तो विज्ञान में भी हो रहा है। बिल्कुल। दवा की खोज में अणुओं को ग्राफ के रूप में देखा जा सकता है। अच्छा, कैसे? एटम यानी परमाणु नोड्स हैं और उनके बीच के रासायनिक बंधन मतलब केमिकल बॉन्ड्स एजेस हैं। जीएनएन से आणविक संरचनाओं का विश्लेषण करके ये अनुमान लगा सकते हैं कि कोई अणु विषैला होगा या नहीं, या किसी बीमारी के इलाज में काम आएगा या नहीं। सही। ये नई दवाओं को डिजाइन करने की प्रक्रिया को बहुत तेज कर रहा है। इसमें एक और टाइप का ग्राफ भी मेंशन था, नॉलेज ग्राफ। ये बाकियों से कैसे अलग है? नॉलेज ग्राफ में जो कनेक्शंस होते हैं उन पे लेबल होते हैं जो रिश्ते को और ज्यादा मतलब देते हैं। मतलब? जैसे एक सोशल नेटवर्क में एज का मतलब सिर्फ दोस्त हैं हो सकता है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी के नॉलेज ग्राफ में एक प्रोफेसर और एक छात्र के बीच का एज सुपरवाइज करता है या पढ़ाता है। समझ गई। ये लेबल वाले रिश्ते जीएनएन्स को और भी गहरी समझ देते होंगे। हाँ, जिससे वे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सवालों के जवाब दे सकते हैं। ये सब बहुत शक्तिशाली है। तो कोई ये कैसे तय करे कि उनकी समस्या के लिए जीएनएन एक अच्छा समाधान हो सकता है? सोर्सेज में कुछ प्रमुख संकेतों का जिक्र है। हाँ, 3 मुख्य स्थितियां हैं जहां जीएनएन विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। पहला है जब आपके डेटा में अंतर्निहित या छिपे हुए संबंध हों। छिपे हुए संबंध जैसे कि ग्राहकों की खरीद पैटर्न जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। या फिर निवेशक जो अक्सर एक ही कंपनी में निवेश करते हैं। जीएनएन इन पैटर्न्स को पकड़ सकता है। ठीक है, ये समझ आया। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा है हाई डायमेंशनल और स्पार्स डेटा। इसका मतलब है जब आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हों लेकिन बहुत सारा डेटा गायब हो, जैसे रेकमेंडर सिस्टम्स में होता है। एक यूजर लाखों में से केवल कुछ ही आइटम के साथ इंटरैक्ट करता है। परफेक्ट। उस खाली जगह को भरने के लिए जीएनएन बहुत कारगर हैं। और तीसरा वाला मुझे खास तौर पर दिलचस्प लगा। हाँ, तीसरा है जटिल गैर स्थानीय इंटरैक्शन। यानी जब एक चीज में बदलाव का असर नेटवर्क में बहुत दूर तक महसूस होता है। इसका एक आदर्श उदाहरण सप्लाई चेन हो सकता है ना? बिल्कुल। जहां एक सप्लायर की देरी का असर कई स्तरों के बाद मतलब अंतिम ग्राहक पर पड़ सकता है। एक ट्रेडिशनल मॉडल के लिए इन दूरगामी प्रभावों को मॉडल करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वो कनेक्शन नहीं देख पाता। सही पकड़े। लेकिन जीएनएन पूरी सप्लाई चेन को एक ग्राफ की तरह देखता है। वो इन जटिल दूर तक फैली तरंगों को पकड़ सकता है। तो अगर मैं इसे समेटने की कोशिश करूं तो ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स हमारे डेटा में छिपे हुए संबंधों के जाल को समझने का एक जबरदस्त तरीका है। ये मैसेज पासिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करके सीखते हैं, जिससे वे न केवल अलग अलग डेटा पॉइंट्स को बल्कि पूरे नेटवर्क की संरचना को समझ पाते हैं। सही कहा। उनकी असली ताकत उन पैटर्न्स को उजागर करने में है जो सतह पर दिखाई नहीं देते। ये डेटा को एक सपाट टेबल के बजाय एक जिंदा जुड़े हुए सिस्टम के रूप में देखने जैसा है। इस चर्चा को समाप्त करने के लिए सोर्सेज में एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है। जीएनएन्स का उपयोग मैकेनिकल रीजनिंग के लिए किया जा सकता है। हाँ, जैसे ये अनुमान लगाना कि एक गेंद कैसे उछलेगी बिना भौतिकी के नियमों को जाने, सिर्फ डेटा देखकर। हाँ, और ये जीएनएस की क्षमता का सबसे गहरा पहलू है। मॉडल को न्यूटन के नियम नहीं बताए गए। उसने बस नोड्स यानी ऑब्जेक्ट्स और उनके बीच बदलते एजेस को देखा। और उसने खुद ही उन नियमों को सीख लिया जो उस सिस्टम को चलाते हैं। हाँ, मैसेज पासिंग के जरिए। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ देता है। अगर मशीनें सिर्फ डेटा में संबंधों को देखकर फिजिक्स जैसे जटिल नियमों को सहज रूप से सीख सकती हैं, तो वे और कौन सी छिपी हुई प्रणालियों या नियमों को उजागर कर सकती हैं जिनके बारे में हमने अभी तक सोचा भी नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शायद इकोनॉमिक्स में, बायोलॉजी में या फिर इंसानी बर्ताव में। क्या ऐसे नियम हैं जो हमारे सामने हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं पा रहे क्योंकि हम उन्हें एक नेटवर्क की तरह नहीं सोच रहे?